हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और खुश होंगे। आज मैं फिर एक और सीपीसी के लेसन के साथ दूसरे लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हुआ। सीपीसी हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ द सीपीसी को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन को। बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से भी होंगे जो ये समझते होंगे कि सीपीसी बहुत हार्ड सब्जेक्ट है जिसको समझना इजी नहीं है, क्योंकि सीपीसी को जो लिखा गया, जो एनेक्ट किया गया है, उसका तरीका थोड़ा सा दूसरे एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक सेक्शंस का पार्ट है और दूसरा जो ऑर्डर्स का पार्ट है। और जब हम इसको पढ़ते हैं या सिविल प्रोसीजर जो हमारा कोर्ट में अप्लाई होता है, जब उसको हम अप्लाई करते हैं तो दोनों को हमें जोड़कर करना पड़ता है। यही वजह है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी, यही वजह है कि जो लॉयर्स हैं उनको भी थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर थोड़ा सा हार्ड नज़र आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत खेलते हुए हम लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग अब सीपीसी को जब पढ़ेंगे तो हमने इंट्रोडक्शन में ही एक रूल अपने दिमाग में आप रखिए कि जब भी लॉ को आप समझना है आपको, तो जितना उसको आप टुकड़ों में बांटेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो लॉ के बारे में जैसे कहा गया है कि लॉ इज़ नथिंग, इट्स ओनली ए वर्ड्स ऑफ गेम। ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों की एक दुनिया है, और उस शब्दों की दुनिया से जो खेलना सीख गया वो लॉ से बहुत अच्छे से खेलना सीख जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सीपीसी का जो चैप्टर अब हम शुरू करने वाले हैं वो है कि सीपीसी 1908 जो हमारे पास है, मैंने इसको सीपीसी के अलावा अपने हिसाब से 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है प्रिलिमिनरी पार्ट, जिसको सेक्शन 1 से लेकर 8 तक हम लोग डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर 8 तक। इस एक्ट में कुछ चीज़ें इस पार्ट में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा एनेक्टमेंट, किस डेट में इसको बनाया गया और कैसे कैसे बनाया गया, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एनेक्टमेंट सबसे पहले आएगा कि कौन सी डेट ऐसी है जिसमें सीपीसी को बनाया गया, एनेक्ट किया गया। दूसरी चीज़ आती है इसमें इन्फोर्समेंट, कि कब ये इन्फोर्समेंट बाय, बनाने की डेट अलग होती है हमेशा। तो 21 मार्च जो है इसकी डेट है एनेक्टमेंट की, 21 मार्च 1908 की। उसके बाद जब इन्फोर्समेंट की आती है तो 1 जनवरी 1909 को जो है इसका इन्फोर्समेंट, यानी कब से ये लागू हुई। तो लागू होने की जो डेट है सीपीसी की वो है 1 जनवरी 1909। उसके बाद जो है एप्लीकेशन की बात आती है कि कौन कौन से एरिया हैं, क्या होल ऑफ इंडिया की जितनी टेरिटरी है उस पर ये लागू होगी, क्या इंडिया की जो पार्टिकुलर टेरिटरी हमारे पास मौजूद है उस टेरिटरी का जो बाहर का हिस्सा है उस पर भी जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जिसको हम बोलते हैं उस पर भी ये लागू होगी या नहीं होगी। जैसे कि हम लोग आईपीसी के बारे में पढ़ते हैं कि सेक्शन 4 में जहाँ पर उसमें दिया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फोर्समेंट आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे भी होता है, तो क्या सीपीसी भी उस तरह का लागू। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद फिर डेफिनेशन आता है। हर एक्ट की शुरुआत जब भी होती है, किसी भी एक्ट को आप उठा लीजिए तो उसमें जितने भी जो वर्ड्स, जो एक्सप्रेशंस, जो डेफिनेशन, जो हम लोग उसमें टर्म्स यूज़ करते हैं, तो वो उस एक्ट की पार्टिकुलर मीनिंग ही को डिस्क्राइब करते हैं। उसमें जो मीनिंग लिए गए हैं उसी वजह से उनको उस पार्टिकुलर एक्ट में डिफाइन किया जाता है कि ये वर्ड इस पार्टिकुलर एक्ट में इस मीनिंग में लिया गया है, ताकि जब उस एक्ट को हम पढ़ें तो जो डेफिनेशन उस वर्ड की हमने किसी दूसरे एक्ट में पढ़ी है तो वो आपको कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। इसीलिए उस वर्ड की या उस एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन हम उस एक्ट में ले रहे हैं, अब जैसे इसमें एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आता है, इसी तरह से इसमें ऑफिसर आता है जिसको हम पब्लिक ऑफिसर कहते हैं, इसी तरह आईपीसी में पब्लिक सर्वेंट का वर्ड आता है। दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन आईपीसी में उसको दूसरे वर्ड्स में डिफ़ाइन किया गया है और आपको सीपीसी में अलग डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह से जैसे हम लोग जब
कॉमर्शियल लॉज पढ़ते हैं तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हैं और दूसरे एक्ट पढ़ते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनकी डेफिनेशन तीनों चारों एक्ट में अलग अलग होती है। जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट आता है, उसमें अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो हर एक्ट के लिहाज से जो उस एक्ट में, जो उस कोड में जो वर्ड्स, टर्म्स और जो एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं, उनके लिए उसमें क्या पार्टिकुलर मीनिंग लिया गया है, इसको डिफ़ाइन किया जाता है उस एक्ट में। इसके बाद फिर सेविंग्स वगैरह की बात की गई, और फिर रेवेन्यू कोड जो होती हैं उन पर क्या सीपीसी लागू होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से फिर पिक्यूनरी जो जुरिडिक्शन हमारा होता है सीपीसी का, वो क्या है, किस हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, हर एक कोड के क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स इसमें आएंगे, सबऑर्डिनेट्स कोड्स आएंगे कि भाई सीपीसी यानी जो हमारा सिविल प्रोसीजर है उसके हिसाब से सिविल कोड्स कौन से होंगे। मैंने आपको कल भी, इससे पहले भी जो लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल सिस्टम होता है। जब हम सिविल और क्रिमिनल दो तरह के सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो इसी तरह से दो तरह की कोर्ट हो जाएंगे। एक कोर्ट हो जाएगी क्रिमिनल कोर्ट, दूसरी कोर्ट हो जाएगी सिविल कोर्ट। जब वो एक ही कोर्ट जब इंटरटेन करेगी सिविल मैटर को तो वो सिविल कोर्ट कहलाएगी उसको। तो उसी हिसाब से जो हायरार्की होंगे कोर्ट्स की, वो भी क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स में या जो है सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स कौन कौन सी होंगे, ये चीज़ें इस पर डिस्कस की गई। इस तरह स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स के बारे में जो प्रोविंशियल होती हैं या जो है प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इस पार्ट में, हमारा जो प्रिलिमिनरी पार्ट है उसमें सेक्शन 1 से लेकर 8 तक जो प्रोसीजर है पूरा, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा आता है वो है जो हमने डिवाइड किया है उसके हिसाब से है कि सेकंड पार्ट में हम 11 पार्ट्स को जोड़ेंगे। सीपीसी में सेक्शन 9 से लेकर 158 तक जो सेक्शन का पार्ट है उस पार्ट में 11 पार्ट्स आएंगे। इन पार्ट्स को जोड़ने के बाद हमारा ये सेकंड पार्ट जो हमारे डिवीज़न है उसके हिसाब से ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी। तो जो सेक्शन 9 से लेकर 158 तक का जो है दूसरा पोर्शन हमारा हो जाएगा। तो सीपीसी को अब तक हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक था प्रिलिमिनरी पार्ट, दूसरा है सेकंड पार्ट, जिसको सेक्शन 9 से लेकर 158 तक जो होल सेक्शंस ऑफ द सीपीसी हैं 158 तक है, वो सारे कवर इसमें हो जाएंगे। तो ये दो पार्ट हो गए इसके। थर्ड पार्ट में हमको समझना है ऑर्डर्स को। सीपीसी को जैसे मैंने बताया था कि जो कठिन थोड़ा सा महसूस होता है स्टूडेंट्स को और जो लॉयर्स को होता है, वो इसकी और इस सेक्शन के पार्ट को मिलाने की वजह से होता है। बहुत सारे प्रोविज़न सेक्शन प्रोविज़न में दिए गए हैं, सेक्शन के पार्ट्स में दिए गए हैं, और सेम प्रोविज़न जो है प्रोसीजर जो इसका इसमें दिया गया है। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न जो आमतौर से लॉयर्स के बीच में भी और स्टूडेंट्स के बीच में भी और बहुत सारे जो वेल एजुकेटेड पर्सन है, जो लॉ के पढ़े हुए लोग हैं, उनके बीच में भी होता है कि सेक्शन का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ कह देते हैं, और इसी को हम कह देते हैं कि ये प्रोसीजर लॉ होता है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये दोनों प्रोसीजर के पार्ट हैं। कुछ रूल एंड रेगुलेशन इसमें बताए गए हैं, कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सेक्शन के पार्ट में भी प्रोसीजर को बताया गया है। सेक्शन के पार्ट में भी प्रोसीजर के जो तरीके हैं उसको भी बताया गया है। तो इसी तरह इसको ये कहना कि पार्शली ये सब्सटेंटिव लॉ है, पार्शली प्रोसीजर लॉ है, ये ठीक नहीं है पूरी तरह से। इसीलिए हमने जब भी हम प्रोसीजरल लॉज की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 एक्ट्स की बहुत अच्छे से बात की जाती है। सीआरपीसी बात की जाती है, सीपीसी बात की जाती है और एविडेंस एक्ट की, क्योंकि यही प्रोसीजर के लॉ हैं जो हमारे पास हैं। तो इसको हम पार्शली और उसमें जो है डिवाइड करना उतना सही नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ऑर्डर्स का जो पार्ट आएगा इसमें 51 ऑर्डर्स हैं जो आपको इन सेक्शंस के साथ मिलाकर पढ़ने हैं। लेकिन अब इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो ये डिवीज़न हमारे रिवीजन के लिए और हमारे जो रिमेंबरिंग के लिए, हमारे याद करने के लिए बहुत आसान होगा, और हम होल ऑफ सीपीसी को बहुत आसानी से अपने दिमाग में रिजर्व कर सकते हैं, अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, जिसकी वजह से सीपीसी का कोई भी पार्ट हम भूल नहीं पाएंगे। सीपीसी बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा जो उसका सेक्शन 1 से लेकर 8 तक जो प्रिलिमिनरी पार्ट में कर दिया, दूसरा पार्ट हमने उसका कर दिया सेक्शन 9 से लेकर 158 तक, तीसरा जो उसका पोर्शन थर्ड पोर्शन है वो ऑर्डर्स का, उसको हमने सेपरेट कर दिया।
कोई भी एक्ट में जब 2 या 3 चीज़ें या 2, 3, 4, 5 पार्ट जितने भी बनते हैं उसको हम अलग अलग पार्शली नहीं पढ़ सकते, उसको हमें एक दूसरे से रिलेटेड करके ही और एक दूसरे से जोड़कर ही पढ़ना पड़ता है। क्योंकि लॉ की एक खासियत ये है कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन लास्ट तक जो भी उस एक्ट में जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं उनमें रिलेशन कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो उनको हम अलग अलग कभी भी अपने दिमाग में रख के कि भाई कि ये चीज़ें अलग हैं, ये चीज़ें अलग हैं, उसके हिसाब से अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी गलती होगी, जिसकी वजह से हमें हो सकता है कि फ्यूचर में कोई डिफ़िकल्टीज़ महसूस हों। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि आप डिवीज़न करिए लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए करिए ताकि आपको आसान। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पार्ट हमारा जो अब तक का था, ये सीपीसी का जो इंट्रोडक्शन था ये हो गया। अब एक चीज़ आप समझिए कि जब भी कोई सिविल सूट होता है, कोर्ट में जाता है, तो हमें क्या उसका तरीका होता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा जिसके ज़रिए से आपको लगेगा कि हाँ, सिविल मैटर को सूट करना या उसको फाइल करना बहुत आसान है, बहुत ही नॉर्मल तरीका है। हर एक कंट्री में जब हम लोग स्टेट की जो डेफिनेशन होती है, जो पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं, अपने जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ते हैं, तो हमने वहाँ पर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। स्टेट में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो होता है किसी भी स्टेट का वो होता है उसका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जो लॉ की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं वो है सिविलियन। सिविलियन जो हम जब उनको, सिविलियन तो वो लोग भी हो जाते हैं जो किसी दूसरी कंट्री के जो फॉरेनर्स होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो उस पार्टिकुलर वर्ड को और हमने लीगलाइज कर दिया सिटीजनशिप, सिटीजन कहकर। जिन लोगों को हमने अपने कंट्री की सिटीजनशिप दे दी वो उस पार्टिकुलर स्टेट के सिटीजन्स हो गए। इन सिटीजन्स को हमने क्या किया कि कुछ इनके सिविल राइट्स हैं जो उनको कंफर किए गए हैं बाय द लॉज कि ये भाई आपके राइट्स हैं। उन राइट्स का इन्फ्रिंज करना, उन राइट को वायलेट करना किसी दूसरे का हक नहीं है। वो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। जैसे हर पर्सन, मैं हूँ या आप हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको कोई इन्फ्रिंज ना करे। तो उस प्रोटेक्शन को, वो राइट्स जो दिए गए हैं उनमें बहुत सारे राइट्स रहते हैं जो सिविल राइट्स हम कहलाते हैं। जैसे एक पर्सन है ए, वो सिटीज़न है ऑफ दिस कंट्री, ठीक। उसके पास से एक राइट आया, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए वोट का राइट, बहुत इंपॉर्टेंट राइट होता है। वोट, एक पर्सन जो वोट दे सकता है उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा रखी है। अगर मान लीजिए कि वो सारी कंडीशन वो फुलफिल करता है, उसने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाला कि भाई मेरा आईडी बनना चाहिए, मैं भी वोट देना चाहूँगा कि इसलिए कि मैं एलिजिबल हो चुका हूँ वोट के लिए। अब वो वोट देना चाहता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं किया, जबकि उसके पास सारी चीज़ें मौजूद है, उसका नहीं किया। अब इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इसके पास एक राइट आ गया। क्यों? कि जो इसके पास ये राइट था इसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, इसका वायलेशन हुआ है, इस राइट को आपने वायलेट कर दिया, तोड़ दिया इसको। तो इसके पास ऑटोमेटिकली एक राइट आया गया, इन्फ्रिंजमेंट हो गया, ठीक। इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो उसके बाद एक स्टेप आया कि ये सूट कर सकता है। सूट के लिए किसी न किसी कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि माय लॉर्ड, मेरे पास मेरा राइट है, मैं सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता हूँ, उसके बावजूद भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने, रजिस्ट्रार ने मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे मेरा राइट दिया जाए, ठीक। कोर्ट के पास जब वो जाएगा तो उसके पास सूट फाइल हो गया। जैसे ही ये वर्ड आता है सूट का, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से आप समझिए कि यहीं से क्लासिफिकेशन लॉ की जो टर्म्स है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो दो पार्टियाँ होंगी, एक पार्टी वो होगी जो केस करेगी और दूसरी पार्टी वो होगी जिसके खिलाफ केस किया जाएगा। तो जो केस करेगी उसको कहेंगे सिविल में प्लेंटिफ और इसको कहेंगे डिफेंडेंट, ठीक। प्लेंटिफ अपने प्लेंट को लाएगा
और डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो उसका जवाब होगा। ये प्लेंटिफ अपने जो भी क्लेम्स होंगे प्लेंट में लाएगा, जो इसका एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कह सकते हैं हम उसको, उसमें लाएगा और उसमें बताएगा कि माय लॉर्ड ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास क्राइटेरिया फुल है और उसके बावजूद रजिस्ट्रार ने मेरा नहीं किया। अब इसमें प्लेंटिफ कौन होगा? ए। डिफेंडेंट कौन हो जाएगा? रजिस्ट्रार हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ आपको समझ में आ गई, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट। इसका प्रोसीजर जो हम लोग देखते हैं वो ये है कि सबसे पहले ये आदमी यहाँ पर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट इसकी रिटर्न स्टेटमेंट प्लेंट के हिसाब से क्या करेगा कि एक सम्मन इशू करेगा इस पर्सन को और इसको आगाह करेगा कि भाई आपके खिलाफ एक केस फाइल हुआ है और अब आप इसका जवाब दो कि क्या सही है क्या गलत है, आपने क्यों ऐसा किया। तो ये इस चीज़ का जवाब देगा, जिस जवाब को हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये दोनों अपने अपने एविडेंसेस को लाएंगे, ठीक, अपने अपनी बात और आर्ग्यूमेंट जो भी इनकी होंगी एविडेंसेस को लाएंगे और उसके बाद उन फैक्ट्स की बुनियाद पर, उस एविडेंसेस की बुनियाद पर कोर्ट एक जजमेंट लाएगा। ठीक, जजमेंट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक पार्टी विनर घोषित होती है और दूसरी पार्टी लूज़र घोषित होती है। एक जिसके फेवर में जजमेंट आता है और दूसरा वो होता है जो हार जाता है उस केस में। इस टर्म को यूज़ करने के लिए लॉ में जो ने सीपीसी ने जो वर्ड यूज़ किया है, एक है डिक्री होल्डर और दूसरा है जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर जो लूज़र पार्टी है, जिसके खिलाफ जजमेंट हुआ है वो लूज़र पार्टी है और जिसके सपोर्ट में, जिसके फेवर में जजमेंट दिया गया है वो क्या है? विनर घोषित किया जाता है। तो एक सिंपली सा प्रोसीजर हमने आपको बताया कि एक जब भी कोई सिविल मैटर होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी कंट्री का कोई सिविलियन होता है, उसके पास कुछ राइट्स होते हैं, जो सिविल राइट्स होते हैं अगर उनका कुछ इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो उसके खिलाफ केस कर सकता है। उस केस में सबसे पहले वो एक प्लेंट लाएगा जिसमें उसके एक्शन जो क्लेम्स होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कोर्ट उनको देखते हुए फिर क्या करेगा, एक सम्मन इशू करेगा, दूसरे आदमी को कहेगा कि आप इसका जवाब दो, वो जवाब देगा और ये दोनों लोग अपने अपने फैक्ट्स को साबित करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट एक जजमेंट लाएगा और जजमेंट के बाद दो ही चीज़ें होती हैं, या तो विनर घोषित किया जाएगा या उसको लूज़र घोषित किया जाएगा। अगर विनर होगा तो डिग्री होल्डर उसको कहा जाएगा और अगर लूज़र होगा तो उसको जजमेंट डेटर कहा जाएगा। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन था सीपीसी का, जिसके ज़रिए से हमको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अब सीपीसी बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, जिसको हम बहुत आसानी के साथ खेलते हुए बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और आप जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरह के मज़ेदार लेसन के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे इन लेसनों को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।